देखिए विकासाधीन अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन की बात कर लेते हैं। तो देखिए आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है, तो जैसे देखिए मान लीजिए कोई विकासशील अर्थव्यवस्था है, अब वह विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ जा रही है, तो कौन कौन से परिवर्तन होंगे, कौन कौन से संरचनात्मक परिवर्तन होंगे, उन चीज़ों को हम लोग देखे हैं, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए बचत दर बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। खाद्यान्नों के उपभोग में कमी आती है। जब जिस समय एक इकोनॉमी जो है वो आपकी विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ जाती है, तो ये जो लक्षण हैं वो परिलक्षित होते हैं। ठीक है, ये चेंजेस जो हैं तो ये आपको दिखाई पड़ते हैं। खाद्यान्नों के उपभोग में कमी आती है, गैर खाद्यान्नों के उपभोग में वृद्धि होती है, कि जैसे जो गैर खाद्यान्न हैं तो उनके उपभोग में वृद्धि होती है। टिकाऊ उपभोग वस्तुओं के प्रयोग में वृद्धि होती है, कि भाई टिकाऊ वस्तुएं, जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज़ ली जो टिकाऊ है, हमेशा बनी रहती है, जैसे मान लीजिए मकान बनवाया आपने, ठीक है, या कोई बाइक खरीदी, तो उन चीज़ों में वृद्धि होती है। ऐसी उपभोग वस्तुएं जिनका आय जो है लोच अधिक होता है, अर्थात वे वस्तुएं जिनकी आय में वृद्धि के साथ मांग बढ़ जाती है। ठीक है, कि जैसे आय में अगर वृद्धि होती है तो उसकी मांग भी बढ़ जाती है, तो इनके प्रयोग वृद्धि और इसी के परिणाम स्वरूप वृद्धि उनमें होने लगती है। अब जीडीपी में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें कृषि के योगदान में कमी आने लगती है। कहने का मतलब है इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों का योगदान बढ़ता है और कृषि का योगदान जो है कम होने लगता है। जीडीपी में उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है, किंतु सेवा क्षेत्र का अपेक्षाकृत तीव्र गति से बढ़ता है। भाई सर्विस सेक्टर वैसे भी हमारे यहाँ जो जीडीपी में योगदान है वो सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा दे रहा है, और यहीं पर जो विकसित देश है वहाँ पर उनका सर्विस सेक्टर का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा होता है। सरकारी राजस्व तथा व्यय में वृद्धि होती है। क्या होता है? सरकारी राजस्व और व्यय में वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे राजस्व में भी वृद्धि होगी और व्यय में भी वृद्धि होगी। जन्म दर और मृत्यु दर में कमी होने लगती है। क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर में कमी होने लगती है और जनसंख्या वृद्धि दर जो होती है वो कम हो जाती है। समवृद्धि दर जो होती है जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक हो जाती है। तो कहने का मतलब है जनसंख्या की वृद्धि दर कम हो जाती है और जो समवृद्धि दर है वो अधिक हो जाती है। प्रारंभ में क्या होता है कि आय की विषमता बढ़ती है, किंतु अंततः क्या होता है, विषमता कम होती चली जाती है, क्योंकि जो देश की जो आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था है वो विकसित रूप लेती है धीरे धीरे करके। अब देखिए प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में कमी आती है और विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि होती है। ठीक है, जो यहाँ पर बनाकर जो चीज़ें बाहर आप निर्यात करते हैं वो चीज़ें। अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण उदारीकरण के तरफ तेजी से बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कौन कौन से। जब एक इकोनॉमी एक अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ जाती है तो कौन कौन सी भौतिक चीज़ों पर या कौन कौन सी जो घटक हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। देखिए राष्ट्रीय आय जो है एक राष्ट्र की एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से होता है। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय का मतलब है एक वर्ष मान लीजिए, एक वर्ष और एक देश के अंदर, एक वर्ष एक देश के अंदर नहीं, ठीक है, एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति है और वह इंडिया का है, विदेश में रहता है। ठीक है, विदेश में रहता है, वो वहाँ उत्पादन करता है, वहाँ पर इनकम करता है, भारत को भेजता है, तो भारत की राष्ट्रीय आय में वो चीज़ें जोड़ी जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब जीडीपी की बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें ये होता है कि एक
जैसे हमारे देश के भीतर जो भी, वो चाहे आपका इंडियन हो या नॉन इंडियन हो, विदेशी कंपनी है यहां पर उत्पादन कर रही है, एक इंडस्ट्री लगा कर रही है, चाइना की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, तो यहां पर जो उत्पादन होगा भारत देश में, जो एक सीमा है भारत की, ठीक है, जो भारत की एक सीमा है, उस सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। अब उनमें ऐसा नहीं है कि जो बाहर के व्यक्ति हैं उनका भी हमारी जीडीपी में योगदान जोड़ा जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय आय की जब बात करेंगे तो राष्ट्रीय आय में केवल भारतीयों के द्वारा, वो चाहे भारत में हो या विदेशों में हो, इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए इन्हीं चीजों को देखते हैं। जैसे अंतिम और सेवाओं के मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है देश के सामान्य निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में अथवा इसके बाहर रहकर उत्पादित की गई हो। यही मैंने चीज बताई कि या तो इंडिया में हो या तो इंडिया के बाहर, लेकिन भारतीय निवासियों द्वारा जो आय वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मूल्य जो होता है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है, ठीक है। विदेशों से अर्जित साधन आय को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ठीक है। अच्छी तरीके से समझिए, दोनों में राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। देखिए अब एक एग्जांपल के माध्यम से और समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और ये हर जगह प्रयुक्त होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक भारत है, भारत के अंदर ये आपका एक ए नाम का व्यक्ति है जो इंडियन है, और एक बी नाम का व्यक्ति है जो आपका पाकिस्तानी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल के लिए है, समझिएगा बस। और ये एक भारत है, ठीक है, जो लोग हैं, अब ये भारतीय लोग हैं, ये नेशनल इनकम है, ये जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अब देखिए एक वित्तीय वर्ष में एक घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद। अब इसमें एक विदेशी भी शामिल हो सकता है और एक इंडियन भी शामिल हो सकता है, पाकिस्तानी ये व्यक्ति विदेशी शामिल हो रहा है और एक भारतीय है। और जब नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम में आपका कौन है? नेशनल इनकम में केवल ये तीनों भारतीय हैं और एक भारतीय हमारा ब्रिटेन में बैठा है। तो जो भारतीय लोग हैं वो चाहे इंडिया में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे यूएसए में हो, कहीं से भी वो पैसा एक वर्ष में जितना पैसा पैदा कर रहे हैं वो राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, ठीक है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय इनकम। और जो देश के अंदर होता है उसको हम सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय आय संबंधित मुख्य ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी? जैसे राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में मापा जाता है, पैसे के रूप में। अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को ही सम्मिलित किया जाता है, ना कि मध्यवर्ती वस्तुओं को। भाई मध्यवर्ती वस्तुओं को हम क्यों शामिल करेंगे, ठीक है, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुएं, जैसे मान लीजिए हमने आटा लिया, आटा खरीदा, आटा खरीदने के बाद हमने आटा को मारा, अब आटा को मारने में कितना वो लगा उससे हमसे कोई मतलब नहीं ना। उसको आटा को मारने के बाद आपकी रोटी बनी, रोटी कितने में बिकी, अंतिम उत्पाद क्या मिला हमें? रोटी। तो हमें रोटी का मूल्य लेना होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय में पुरानी वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय में पुरानी वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। घरेलू सेवाओं जैसे कपड़ा धोना, खाना बनाना आदि कार्य को राष्ट्रीय आय से बाहर रखा गया है। ये कुछ बातें हैं कि राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है, नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे अंक पत्र, ऋण पत्र आदि का क्रय विक्रय राष्ट्रीय आय से बाहर रखा गया है, क्योंकि ऐसी क्रियाओं से चालू उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। भाई क्रय विक्रय आप कर रहे हो, उससे उत्पादन में क्या वृद्धि हुई? कुछ नहीं हुआ। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत देश के सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपके राम सिंह जी हैं और वो यूएसए में एक फैक्ट्री लगा रखी है कोल्ड ड्रिंक की, तो उन्होंने जो पैदा किया वो आपकी भारत की राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। अब उन्होंने जैसे मान लीजिए कोई ऋण पत्र खरीदा,
या खरीद बिक्री करी तो उन चीज़ों को नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन, वजीफा, भत्ता, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित नहीं होती हैं। ठीक है। अब चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या होती है? जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है। ठीक है, मौद्रिक आय। अब स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या होती है? नेशनल इनकम एट अ कांस्टेंट प्राइस। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय क्या है कि एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है, जिसका आधार वर्ष वर्तमान में अब बना दिया गया है 2011-12 के मूल्यों पर मापा जाता है। इसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब वास्तविक राष्ट्रीय आय पूछी जाए तो स्थिर कीमतों पर उसको देखा जाता है। ठीक है, 2011-12 का बेस है, इस आधार वर्ष है, इसी को आधार बनाकर जो वास्तविक राष्ट्रीय आय, रियल नेशनल इनकम है, उसको मापा जाता है। ठीक है, तो आज की डेट में हम लोग यही रखते हैं और अगले वाले लेक्चर में जीडीपी से देखते हुए चीज़ों को कंप्लीट करेंगे।